नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम वो टॉपिक लेकर आए हैं आज जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। मास्टर कैडर हिंदी हो, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। नाटक के तत्व आए थे, है ना, अवस्थाओं के बारे में पूछ लिया गया था, कार्य सिद्धियाँ और संकलन त्रय के बारे में पूछ लिया गया था। तो साथियों, नाटक के संबंध में प्रत्येक वो जानकारी जो आवश्यक है, नाटक का स्वरूप, नाटक के तत्व, नाटक के प्रकार, प्रत्येक वो जानकारी इस वीडियो में देंगे हम। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का नाटक शब्द संस्कृत में रूपक और पाश्चात्य साहित्य में ड्रामा शब्द का पर्याय है। रूपक शब्द का व्यापक अर्थ है जिसमें काव्य के सभी भेद उपभेद समेकित हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में नाट्य का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य भरत मुनि ने किया अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में किया है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, ओके। और पाश्चात्य विद्वान नट शब्द को नृत्य धातु से उत्पन्न विकारी शब्द मानते हैं। कई विद्वान नृत्य धातु और नृत्य शब्द में भी अंतर मानते हैं। हमें नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नृत्य धातु के आधार पर ही माननी चाहिए। तो साथियों, जानकारियाँ वो दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल संक्षिप्त में। वैसे तो पीडीएफ में बहुत ज़्यादा दिया गया है, उनमें से बहुत कम पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता। वही पढ़ाएंगे जो पूछा जाता है, जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, आपको बता देता हूँ कि दो तरह के नाटक होते हैं। एक है श्रव्य, ठीक है, एक है श्रव्य नाटक, ओके। दूसरा होता है दृश्य नाटक, ठीक है। तो दृश्य नाटक के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है, इसके बारे में ही प्रश्न जो है आते हैं। तो दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाटक है, ठीक है, एक भेद का नाम नाटक है। तो दृश्य काव्य के मुख्य दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक, ओके। रूपक जो है उसके 10 भेद माने गए हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। इन 10 भेद और 18 भेद जो है सभी के नाम साथियों अपने याद करने हैं, ओके। तो साथियों देखिए, दृश्य काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक, ठीक है। रूपक के 10 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? रूपक स्वयं में एक भेद है, नाटक भी एक भेद है, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंकविधि और प्रहसन। आपने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पढ़े होंगे, उनमें से कई नाटक जो हैं, इसमें से जैसे वाण नाटक, उन्होंने बाण भेद जो है रूपक का, इसमें भी उन्होंने नाटक रचा है, ठीक है। तो ये रहे 10 भेद। आगे साथियों, आगे पढ़ते हैं। रूपक के 18 भेद माने गए हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सटक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलापय, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिंपक, वलासिका, द्रुमलिका, प्रकरणिका, हलिशा और वणिका। साथियों, इनके बारे में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि खास क्या होता है, इसकी विशेषताएं। बस आपने ये याद कर लेना कि उपरूपक के 18 भेद हैं और रूपक भेद के 10 भेद होते हैं, ओके। साथियों, वैसे तो हम नाटक के तत्वों की यदि बात करें तो मुख्य 7 भेद ही होते हैं, जैसे कथा, वस्तु, पात्र का चरित्र, चित्रण, देश काल, वातावरण, कथोपकथन, संवाद, उद्देश्य और भाषा शैली इत्यादि। लेकिन अगर हम बात करें कि नाटक को लोकवृत्त के आधार पर कथा वस्तु के 3 भेद भी माने गए हैं, ठीक है। अगर हम कथा वस्तु, जैसे कि कथा वस्तु सबसे पहला भेद तत्व माना गया है नाटक का, तो लोकवृत्त के आधार पर कथा वस्तु के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? और संपूर्ण कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और जे मास्टर कैडर में प्रश्न आया था, ठीक है। तो साथियों, ये प्रश्न जो हैं वो मास्टर कैडर में आए भी थे, ठीक है, कि पूछा गया था कथा वस्तु के 3 भेद कौन से हैं। तो ये लोकवृत्त के आधार पर प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ठीक है। तो प्रख्यात, इसमें क्या होता है? जो इतिहास आदि पर अवलंबित होता है, इतिहास पर अवलंबित होता है। जैसे कथा है, शकुंतला की कथा महाभारत और पद्म पुराण पर अवलंबित है, ठीक है। आगे साथियों, उत्पाद्य, इसमें क्या है? यह कवि द्वारा कल्पित होती है, इसकी कथा कवि द्वारा कल्पित। जैसे शूद्र का मृच्छकटितम जो नाटक है, और बभूति का मालती माधव नाटक है।
कवि द्वारा कल्पना के आधार पर है, जो नाटककार द्वारा कल्पना के आधार पर कथा वस्तु है। आगे है मिश्र। इसमें कुछ अंश इतिहास पर अवलंबित होता है, अधिक वंश कवि कल्पित होता है। ठीक है, कुछ अंश जो है कथा का वो इतिहास पर अवलंबित होता है और अधिक कवि कल्पित, मतलब कवि की कल्पना पर होता है, या नाटककार की कल्पना पर होता है। तो ये रहे साथियों 3 वो भेद जो मास्टर कैडर में पूछे गए थे। ठीक है, और इनको सभी को अपने याद कर लेना है साथियों। नेट की परीक्षा आ रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और नेट मैं मास्टर कैडर में हैरान हो गया कि ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मैंने करवाया नहीं था अभी तक, और जब पूछा गया अभी साथियों आगे भी इसी तरह से पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, गहराई तक पढ़ना है नाटक को आपने। और साथियों ये किसने भेद दिए हैं कथा वस्तु के लोकवृत्त के आधार पर, तो ये धनंजय ने दिए हैं। किसने? धनंजय ने। ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा, धनंजय, और ने अपनी पुस्तक दश रूपक में दिए हैं। ओके, और जो दश रूपक पुस्तक है वो भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र की टीका है। ओके, और साथियों नाटक को समझना कोई आसान बात नहीं है। वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन, ठीक है, वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु मतलब जो कहानी है उसका विभाजन अलग अलग तरीके से किया गया है। भारतीयों ने अलग किया है, पाश्चात्य विद्वानों ने अलग किया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ से प्रश्न पूछा गया था, फलागम नाटक का एक है ना अवस्था जो है फलागम है, वो पूछी गई थी मास्टर कैडर की परीक्षा में। नेट में तो अक्सर पूछी जाती है, लेकिन हमने इस बार अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसे प्रश्न भी मास्टर कैडर में आएंगे। तो कथा वस्तु नाटक का शरीर है। क्या है? कथा वस्तु नाटक का शरीर है। नाटककार इतिवृत्त, जहाँ वृत्त आना था, इतिवृत्त की सुसंबद्ध तथा सुव्यवस्थित योजना करता है। नाटककार इतिवृत्त की, इतिवृत्त क्या है? कथा। ओके, उसकी सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना करता है और क्रमिक विकास का ध्यान भी रखता है। ये नहीं कि कथा कहीं से शुरू की और कहीं पर जाकर भटक गया, वो है ना, अलग ही ले गया, तो ऐसा नहीं। तो सुव्यवस्थित होनी चाहिए, कथा जुड़ी होनी चाहिए हर घटना। इसी से कथा वस्तु रोचक और ग्रहण करने योग्य बनती है। तो आगे वाली जो पंक्तियां हैं देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र में वस्तु योजना के 3 आधार माने गए हैं। वस्तु योजना के कितने आधार माने गए हैं? वस्तु योजना होता है क्या साथियों कि कहानी को किस तरीके से रखा जाए। ठीक है, कुछ पड़ाव होते हैं, उसी सिस्टमेटिकली ढंग से हम कैसे क्रमानुसार जो है वो चलना पड़ता है। तो कुछ योजनाएं रखी गई हैं, वस्तु जो हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि नाटक इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत काव्यशास्त्र में वस्तु योजना के 3 आधार माने गए हैं। पहला है कार्यावस्था, दूसरा है अर्थ प्रकृति, तीसरा है संधि। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कार्यावस्था। ओके, कार्यावस्था को पढ़ेंगे साथियों। देखिए, कार्यावस्था, नाटक में कार्यावस्था माफ़ करिएगा, नाटक में कार्य प्रारंभ किया जाता है। उसकी प्रगति के विभिन्न विश्रामों को अवस्था कहते हैं। ये अवस्थाएं उस कार्य को सूचित करती हैं। जो 5 अवस्थाएं हैं, तो कार्यावस्था में कितनी हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। जो रट्टा लगा लीजिए आप, भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न जाने नहीं देने आपने। पहला है प्रारंभ, दूसरा है कार्यावस्था, प्रयत्न, तीसरा है प्रत्याशा, माफ़ करिएगा, आगे है नियतप्ति, और 5वां है फलागम। ये प्रश्न पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था जी? ये प्रश्न मास्टर कैडर में आया था। ठीक है, अभी हम इन सभी को पढ़ लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले प्रारंभ आ जाता है, इसको देख लेते हैं। मुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक में जो उत्सुकता रहती है, आरंभ उसको प्रारंभ या आरंभ कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ कहते हैं, ऐसा लिखना है। तो साथियों ये देखिए, मुख्य फल की सिद्धि, जो नाटक का एक निष्कर्ष निकलता है, उसका एक मतलब उसमें फल मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक नाटक का कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है, उसी लक्ष्य को हम फल कहते हैं। ठीक है, उत्सुकता रहती है नायक में कि फल जो है उसका जरूर मिले किसी भी कथा का। आगे है प्रयत्न, इसमें क्या है? फल की प्राप्ति के लिए जिसमें वेग से प्रयत्न किया या यत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। आगे है प्रत्याशा, जैसे साथ ही कथा वस्तु के आधार होते हैं ये। ठीक है, तो प्रयत्न भी होना चाहिए। आगे प्रत्याशा, प्रत्याशा में क्या आता है? अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना रहती है और विघ्नों के कारण वह असंभव दिखती है। उस संदिग्ध अवस्था को प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पर विघ्न आ जाते हैं नाटक में। ठीक है, नाटक में रुकावटें आती हैं और ऐसे रुकावटों को ही प्रत्याशा कहते हैं। चौथी अवस्था जो है वो है नियतप्ति। ठीक है, जब विघ्नों के हट जाने के कारण फल की प्राप्ति निश्चित होती है, उस अवस्था को नियतप्ति कहते हैं। ठीक है, हम साथियों उदाहरण सहित भी समझाएंगे। अगली वीडियो में हम एक नाटक लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कि हाँ ये नाटक इस तरह से चल रहा है।
कार्य अवस्था के अनुसार। ठीक है, आगे फलागम, ये 5वीं अवस्था है, जो पूछी भी गई थी मास्टर कैडर में। जब इष्ट फल की प्राप्ति हो उस अवस्था को फलागम कहते हैं। मतलब ये सबसे अंत में जो हमें फल मिलता है नाटक पढ़कर, नाटक को देखकर सुनकर, तो ये फलागम की प्राप्ति तभी होती है। ओके, एक और चीज़ साथियों, भारतीय आचार्यों ने तो कार्यावस्था दी ही है, ठीक है, लेकिन इसके समान पाश्चात्य विद्वान जो हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से 5 अवस्थाएं दी नाटक की, जिसमें उन्होंने एक्सपोजिशन कहा और इंसिडेंट, क्राइसिस और डेनोमेंट और कैटास्ट्रोफे। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में दिया गया है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, नेट के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पाश्चात्य विद्वानों ने कार्यावस्थाओं को किस तरीके से देखा है। अभी हमने कार्यावस्थाएं पढ़ी, जिस तरह से कोई नाटक जो है पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ता जाता है और अंत में फल जो है मिलना चाहिए। ठीक है, तभी नाटक जो कामयाब माना जाता है। फलागम की प्राप्ति बहुत आवश्यक होती है। उसी प्रकार साथियों अर्थ प्रकृति, अर्थ प्रकृति भी कथा वस्तु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथा वस्तु के 5 तत्व माने जाते हैं अर्थ प्रकृतियाँ के आधार पर। ठीक है, धनंजय जो मैंने पुस्तक अभी पीछे बोली, विश्वनाथ की पुस्तक साहित्य दर्पण, उन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी पुस्तक में अर्थ प्रकृति का अर्थ दिया है। क्या दिया है? प्रयोजन सिद्धि हेतुवः। क्या है? प्रयोजन सिद्धि हेतुवः। इसका अर्थ क्या हुआ? जो प्रयोजन, जो लक्ष्य की सिद्धि का कारण बने। प्रत्येक रचना का कोई ना कोई लक्ष्य होता है साथियों, हमने पढ़ा है ना काव्य प्रयोजन में। अरे भैया वही तो बात कर रहे हैं, प्रत्येक रचना का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जिसका प्रयोजन, जिसका लक्ष्य ही ना हो वो कोई रचना ही नहीं है, वो निरर्थक है। ठीक है, तो इनका जो विचार भी आप लिख लीजिएगा, नेट की परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। आगे साथियों देखिए तनिक, अभी अर्थ प्रकृतियाँ जो है 5 प्रकार की मानी गई हैं। ठीक है, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ हैं। सबसे पहले बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। ठीक है, बीज में क्या है? वह तत्व जो वृक्ष के बीज की तरह प्रारंभ में संक्षेप में निर्दिष्ट हो और आगे उसका ही अनेक प्रकार से विस्तार हो, यह नायक के मुख्य फल का कारण होता है। आप समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु, बिंदु क्या है? अवान्तर कथा के मूल, कथा के टूट जाने पर जो उसे जोड़ता है, आगे बढ़ाता है, उसे बिंदु कहते हैं। पताका में क्या है? यह प्रासंगिक कथा है जो मुख्य कथा के साथ तक दूर चली जाती है। प्रक्रिया में क्या है? जो साथियों याद कर लेने अपने जे वाले। ठीक है, इनकी परिभाषा याद करें या ना करें, लेकिन जे अवश्य आपने याद करने हैं। प्रक्रिया में क्या है? यह प्रासंगिक कथा है जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी दूर तक चलती है। आगे कार्य। ठीक है, और कार्य में क्या है? कार्य का अर्थ फल है, जिस फल की प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है, जो साध्य होता है वह कार्य होता है। ठीक है, जैसे रामायण में रावण का वध, यह फल धर्म अर्थ काम में कोई भी हो सकता है। ओके, तो कार्यावस्थाओं में जैसे फलागम था सबसे अंत में, वैसे ही यहाँ पर कार्य है साथियों। और कार्य का अर्थ ही होता है किसी रचना का, किसी नाटक का मुख्य लक्ष्य। ठीक है, मुख्य लक्ष्य। ओके, अगला जो टॉपिक है साथियों वो है संधि। ठीक है, संधि 5 अर्थ प्रकृतियों और 5 कार्यावस्थाओं से जो जोड़ती है वो संधि कहलाती है। ठीक है, संधि कहलाती है। जो आपस में साथियों कोरिलेट है, सभी की सभी 5 कार्यावस्थाएं और 5 अर्थ प्रकृतियां जो सभी जुड़े हुए हैं। और ये क्या कहा गया है जहाँ पर कि संधि जो है 5 अर्थ प्रकृतियों को और 5 कार्यावस्थाओं को जोड़ती हैं। संधियाँ 5 हैं। पहला देख लेते हैं। देखिए, मुख, जहाँ तक लिखना आपने, मुख, आगे है प्रतिमुख, तीसरा है गर्भ। ठीक है, गर्भ आप जहाँ तक लिखिए। फिर है विमर्श और अगला है निर्वहन। ठीक है, निर्वहन संधि। ओके, जो 5 प्रकार की संधियाँ हैं इन सभी का नाम आपने याद कर लेना है। मुख संधि में क्या होता है? मुख संधि में बीज तथा आरंभ, ठीक है, जो कार्यावस्थाएं हैं और अर्थ प्रकृतियां हैं, जो कार्यावस्था है, ठीक है, और अर्थ प्रकृति दोनों को मिलाने वाली जो मुख्य संधि होती है, इसमें बीज की उत्पत्ति का वर्णन है। ओके, अगला है प्रतिमुख संधि। प्रतिमुख संधि ये 5 संधियाँ साथी, प्रतिमुख संधि दूसरी है। इसमें क्या है? बिंदु और जत्न को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख कहलाती है। इसमें बीज का कुछ प्रकट होना दिखाया जाता है। कथा की ही बात हो रही, आपने इधर ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान इधर देना, इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, गर्भ। अगला है गर्भ संधि। गर्भ संधि में क्या है? पताका और प्रत्याशा को मिलाकर गर्भ संधि होती है। ठीक है, इसमें बीज का नष्ट होना और उसके लिए पुनः अन्वेषण का वर्णन होता है, पुनः निर्माण।
आगे साथियों विमर्श संधि, इसमें क्या है प्रकृति और न्यतप्ति को मिलाकर विमर्श संधि होती है, यहीं तक लिखिए। ठीक है, आगे है निर्वहन संधि, इसमें क्या है कार्य और फलागम को मिलाकर निर्वहन संधि होती है, इसमें उपसंधि संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे उपसंधि संधि भी कहते हैं। इसमें बिखरे हुए अर्थ को एकत्र किया जाता है और मुख्य फल का वर्णन किया जाता है। आप साथियों देख लीजिए पूरा का पूरा जो चार्ट जो सारणी में लेकर आए हूँ, अर्थ प्रकृति आदि को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। प्रथम से प्रथम का, द्वितीय से द्वितीय का, और इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, बीज बिंदु, आरंभ और मुख्य, ठीक है, ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, जो सभी के सभी नाम आपने याद कर लेने हैं। अर्थ प्रकृति, अवस्थाएं और संधि, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। साथियों एक और बात जो है बताने रह गई है, वो है कि अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन। ठीक है, ये विभाजन भी पूछा जाता है बहुत बार साथियों, जो प्रश्न पूछे गए बहुत बार। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन करना होता है। ठीक है, किंतु इतिवृत्त की सभी घटनाएं सरस नहीं होती, कुछ घटनाएं रंगमंच पर दिखाना आवश्यक नहीं होता, इसलिए कथा वस्तु के दो भाग किए गए हैं, एक सूच्य और दूसरा है दृश्य। ठीक है, तो जो घटनाएं नीरस या अनुचित होती हैं किंतु कथा प्रवाह के लिए उनका जानना आवश्यक होता है, उनकी केवल सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है साथियों, जो कथा प्रवाह में जानना आवश्यक होता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उन घटनाएं कुछ जो हैं अनुचित या नीरस भी होती हैं, उनके बारे में सिर्फ जानना ही आवश्यक है, तो केवल सूचनाएं ही दी जाती हैं उन घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो सूच्य इतिवृत्त सूचना देने के लिए रूपकों में 5 प्रकार के अर्थ क्षेपकों का प्रयोग किया जाता है, अर्थ के सूचक जैसा बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम अपने याद कर लेने हैं, जिसको बोला जाता है विषकंप, दूसरा है चूलिका, तीसरा है आकांक्षाएं, चौथा है अंकावतार और 5वां है प्रवेशक। ठीक है, ये साथियों आप याद कर लीजिए, केवल सूचना देने का काम होता है यहाँ पर। 5 प्रकार के अर्थक्षेपक माने गए हैं। पहला है विषकंप, इसमें क्या है भूत मतलब भूतकाल और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा दी जाती है, इसकी भाषा संस्कृत होती है। आ गया प्रवेशक, जैसा कि सिस्टमेटिकली याद करना आपने, सिस्टमेटिकली, और जो अर्थ संधियाँ, अर्थ प्रकृति, कार्य अवस्था और हमने किया ना सब, वो सब सिस्टमेटिकली करना है। पहला स्थान विषकंप का आएगा, दूसरा प्रवेशक का, इसमें क्या है भूतकाल और भावी घटनाओं की सूचना निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा दी जाती है, इनकी भाषा प्रकृत होती है। अगला था चूलिका, पर्दे के पीछे बैठे हुए पात्रों के द्वारा वस्तु या घटना की सूचना देना, जैसे नेपथे। ठीक है, जैसे नेपथे। आगे है आकांक्षाएं, अंक की समाप्ति के लिए अंत की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा अगले अंक में आने वाली घटना की सूचना दी जाती है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, जो लिख लीजिए, सभी जो पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है और पूछा भी गया है काफ़ी बार। अंक का बता, इसके बारे में पूछा गया था इस बार मास्टर कैलेंडर में। अंक की समाप्ति के पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ करना, ये अंक अवतार है। तो 10 रूपक जो कि पुस्तक है धनंजय की, साहित्य दर्पण जो कि पुस्तक है विश्वनाथ की। ठीक है, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है। तो दूसरा भेद जो था अभिनय के आधार पर कथा वस्तु का, दृश्य दूसरा भेद, इसमें क्या है जो घटनाएं रोचक तथा सरस होती हैं तथा उनका वर्णन किया जाता है, साथ ही रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, वही दृश्य अतिवृत्त कहलाता है। दृश्य अतिवृत्त को रूपकों के अंकों में विभाजन किया जाता है, अंकों की संख्या सभी रूपकों के समान नहीं होती है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, कुछ जानकारियाँ नाटक के संबंध में रह गई हैं, अभी निबंध के तत्व भी हम आपके सामने रखने जाएंगे। ठीक है, उपन्यास क्या होता है उसकी परिभाषा और उसके तत्व भी रखेंगे, कहानी के भी रखेंगे, सब प्रकार से हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो नाटक की एक और वीडियो हम लाएंगे, नाटक के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।